हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी प्रेप। मेरा नाम नीलम भाटिया है और आज के इस वीडियो में हम लोग फिलोसफिकल कॉन्सेप्ट्स ऑफ पॉलिटी पढ़ेंगे। तो हर साल आपने देखा होगा कोई ना कोई क्वेश्चन ऐसा जरूर आता है जो कोर थ्योरी या कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन होता है। फॉर एग्जाम्पल ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, नेचुरल जस्टिस। तो आइडिया यही है कि हम लोग प्रीलिम्स 2025 के लिए एकदम रेडी हो जाएं। मैं हर कॉन्सेप्ट को बहुत ही सिंपल तरीके से समझाऊंगी। आई विल ऑल्सो बी गिविंग यू एग्जाम्पल्स ताकि ये एक बार के लिए आपके दिमाग में बैठ जाए एंड हमेशा के लिए इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आप लोग आंसर कर पाए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए, सबसे पहला कॉन्सेप्ट जो आज डिस्कस करेंगे वो है प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ वर्सेस ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। अब इससे पहले कि हम लोग डेफिनेशंस में जाएं, आई गिव यू एन एग्जांपल और पहले हम उस एग्जांपल से इस पूरी कहानी को समझने की कोशिश करते हैं। तो मान लीजिए आपके घर पर गेस्ट आने वाले हैं ओवर डिनर और आपकी मदर आपको बोलती है कि आज का डिनर आप बनाएंगे। अब उसके लिए वो आपको एक रेसिपी बुकलेट भी देकर जाती हैं और कहती हैं इसी रेसिपी बुकलेट के हिसाब से आपको खाना बनाना है। नाउ दिस इज केस नंबर ए। अब बीच में क्या होता है, आपको कॉल आता है, जो गेस्ट आने वाले हैं उनमें से दो गेस्ट आपको बताते हैं कि हम डायबिटिक हैं, तो आप जो खाना बनाएंगे ना उसमें आप शुगर देख लेना, बिकॉज अदरवाइज वो हमारे लिए हार्मफुल रहेगी। अब आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो आप जैसा रेसिपी बुकलेट में दिया हुआ है एग्जैक्टली वैसा ही खाना बनाएं और इन लोगों के बारे में ना सोचें। इन दिस केस आप सिर्फ प्रोसीजर फॉलो कर रहे हैं। प्रोसीजर फॉलो कर रहे हैं मतलब वॉट एवर इज गिवन इन द रेसिपी बुकलेट आप उस हिसाब से खाना बना रहे हैं। या फिर आप ऐसा कर सकते हैं कि इन दो लोगों के लिए आप शुगर फ्री टैबलेट्स यूज कर रहे हैं। अब यहां पर आप सिर्फ प्रोसीजर नहीं देख रहे, आप ये भी देख रहे हैं कि आप इन दो लोगों के साथ जस्टिस कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, कि आप फेयर हैं या नहीं है। तो यहां पर हमने देखा कि अगर आप केस ए फॉलो करते हैं तो यू आर ओनली कंसर्न्ड विथ फॉलोइंग द प्रोसीजर, यू आर नॉट कंसर्न्ड विथ डिलीवरिंग द आइडिया ऑफ जस्टिस। तो यहां पर ये एग्जाम्पल याद रखिएगा, क्योंकि यही हमें समझने में मदद करेगा द डिफरेंस बिटवीन प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ वर्सेस ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। तो केस ए में जहां पर आप सिर्फ प्रोसीजर फॉलो कर रहे थे, ये कॉन्सेप्ट कहलाता है प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, जहां कोर्ट सिर्फ ये देखता है कि जो भी एक्शन लिया गया, एग्जीक्यूटिव ने जो भी एक्शन लिया वो प्रोसीजर को फॉलो कर रहा था या नहीं। तो रेसिपी बुकलेट में जो दिया हुआ था, अगर उसके हिसाब से आपने खाना बनाया तो आप प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ की तराजू पर सही तुलेंगे। तो बेसिकली प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ में कोर्ट सिर्फ ये देखता है कि आपने करेक्ट प्रोसीजर फॉलो किया या नहीं किया। तो अगर लेजिस्लेचर लॉ बनाते वक्त सही प्रोसीजर फॉलो करता है, लोकसभा से पास कराया, राज्यसभा से पास कराया, तो वो पास हो जाएगा ऑन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। या फिर अगर एग्जीक्यूटिव इंप्लीमेंट करते वक्त सारे प्रोसीजर्स फॉलो कर रहा है तो वो पास हो जाएगा ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। हम ये बिल्कुल भी नहीं देखेंगे कि ये लॉ के पीछे विजडम क्या थी, क्या ये जस्टिस डिलीवर करने वाला लॉ है या नहीं, क्या ये फेयर है या नहीं, क्या ये रीजनेबल है या नहीं। हमें सिर्फ इस बात से मतलब है कि प्रोसीजर फॉलो हुआ था या नहीं हुआ था। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। अब ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में आप एक स्टेप आगे जाते हैं। जैसे जब आपको खाना बनाने के लिए बोला गया था तो आपने उन लोगों का भी ध्यान रखा जिनको डायबिटीज है। तो इस केस में आप सिर्फ ये नहीं देखते कि प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ फॉलो हुआ या नहीं हुआ, आप ये भी देखते हैं कि जो प्रोसीजर है वो अपने आप में जस्ट, फेयर या रीजनेबल है या नहीं है। तो आप क्या देख रहे हैं कि खाना बनाते वक्त उन दो लोगों का ध्यान रखा गया था या नहीं, प्रोसीजर जस्ट था या नहीं, फेयर था या नहीं, रीजनेबल था या नहीं। तो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में कोर्ट ये इवैल्यूएट करता है कि प्रोसीजरल वैलिडिटी के साथ साथ जो प्रोसीजर है वो जस्ट हो, फेयर हो और रीजनेबल हो। यानी कोर्ट लॉ बनाने वाले की विजडम को, उसके इंटेंट को, उसके ऑब्जेक्टिव को भी क्वेश्चन करता है। और अगर कोर्ट को ये लगता है कि इसके पीछे का इंटेंट, इसके पीछे की विजडम सही नहीं है, तो उसे नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर सकता है ऑन द आइडिया that it is against due process of law. To simplify it for you, procedure established by law में we are only concerned with following the procedure. Due process of law में we move one step ahead and we judge whether the procedure itself is fair or not. Once we have understood the difference between procedure established by law and due process of law, let's go into a little more details. तो कुछ और बातें समझ लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देखें तो आर्टिकल 21 ओनली टॉक्स अबाउट प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। तो अगर कहें कि भाई एक्सप्लिसिटली इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा हुआ है, तो इट इज ओनली प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, बिकॉज आर्टिकल 21 सेज
No person shall be deprived of his life and property except according to procedure established by law. बट एट द सेम टाइम याद रखिएगा कि मेनका गांधी जजमेंट में ये स्टैब्लिश कर दिया गया था दैट वी ऑल्सो फॉलो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ. सो येस, एक्सप्लिसिटली इट्स ओनली प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ, बट इम्प्लिसिट थ्रू द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट इज ऑल्सो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ. तो आज की डेट में हम प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ भी फॉलो करते हैं और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ भी फॉलो करते हैं. अब डेफिनेटली ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का स्कोप वाइडर है, क्योंकि उसमें हम सिर्फ ये नहीं देख रहे कि प्रोसीजर सही था या नहीं, हम ये भी देख रहे हैं कि प्रोसीजर फेयर था या नहीं. सो ऑफ कोर्स द आइडिया ऑफ प्रोसीजर established by law is more narrower than the idea of due process of law, because it is examining not just the procedure but also its substance, whether it is fair, just or reasonable or not. Procedure established by law का देखिए concept we brought in from the Japanese constitution, whereas due process of law is derived from US constitution. अब यहां पर एक बात ध्यान से सुनिएगा, it can be a prelims question, so take note. See, when we talk about protection against arbitrary action, तो procedure established by law हमें सिर्फ protect करता है from the arbitrary action of the executive. Why? Because procedure established by law is only concerned whether the procedure was followed or not. So we are not here questioning the intent of the legislature, but due process of law में you also question the intent of the legislature, that whether the law that was made was fair or not. तो इसका जो impact है वो ये रहता है that procedure established by law only protects us from the arbitrary action of the executive, whereas due process of law हमें ये protection executive के against भी देता है और legislature के against भी देता है. Also very important, जब judicial review हो रहा होगा तो procedure established by law में judiciary will only evaluate that whether the procedure was followed or not while going about making that law. तो मान लीजिए कोई बिल आया, उस बिल को एक्ट में कन्वर्ट किया गया, तो उसके लिए जो प्रोसीजर दिया हुआ है कि भाई ये लोकसभा से जाएगा, राज्यसभा से जाएगा, प्रेसिडेंट के सिग्नेचर होंगे, अगर वो फॉलो हुआ है तो यू गेट अ थम्स अप ऑन प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ. लेकिन ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ की तरफ इवैल्यूएट करते हुए जुडिशरी ये भी देखेगी कि लॉ बनाते वक्त पार्लियामेंट जस्ट थी या नहीं, फेयर थी या नहीं, और रीजनेबिलिटी थी या नहीं थी. सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ एंड प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ. इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव से, सो डू प्रिपेयर इट. सेकेंड इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो इस वीडियो में हम समझेंगे वो है रूल ऑफ लॉ. देखिए अगेन, इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए ये सोचिए कि रूल ऑफ लॉ के ऑपोजिट क्या होगा, रूल ऑफ मैन. तो अगर मैं बोलूं कि रूल ऑफ मैन है, इसका मतलब क्या है कि वो देश किसके हिसाब से चल रहा है, किसी एक आदमी के हिसाब से चल रहा है. पर जब मैं कहती हूं रूल ऑफ लॉ तो इसका मतलब क्या है कि यहां कोई एक इंसान सुप्रीम नहीं है. ये पूरा का पूरा देश, इसमें रहने वाले इंडिविजुअल्स, इसमें रहने वाले इंस्टीट्यूशंस, सब कोई एक लॉ से बंधे हुए हैं और इस लॉ के प्रति अपनी अकाउंटेबिलिटी रखते हैं. अब देखिए, इस कॉन्सेप्ट को 3 पार्ट्स में हम लोग समझेंगे, क्योंकि 3 इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स मिला के रूल ऑफ लॉ के कॉन्सेप्ट को पूरा करते हैं. सबसे पहले सुप्रीमेसी ऑफ लॉ. सुप्रीमेसी ऑफ लॉ का क्या मतलब है कि आप चाहे किसी भी पोजीशन पे हो, आप देश के प्राइम मिनिस्टर हैं, प्रेसिडेंट हैं, आप लॉ के ऊपर नहीं है, तो सबसे ऊपर लॉ है, ये आपको याद रखना है. रिगार्डलेस ऑफ वट एवर योर पोजिशन इज, आप उसी लॉ से गवर्न होंगे. एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए आप एक पुलिस ऑफिसर हैं, तो आपका काम है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना. पर ऐसा करते वक्त अगर आप अपनी अथॉरिटी को मिसयूज कर रहे हैं तो आपके अगेंस्ट भी लीगल एक्शन हो सकता है, क्योंकि आपके ऊपर क्या है, लॉ है. तो पहला प्रिंसिपल क्या हो गया, सुप्रीमेसी ऑफ लॉ. सेकंड इज इक्वालिटी बिफोर लॉ. अब इसका मतलब यह है कि जो लॉ है वो सब इंडिविजुअल्स को इक्वली ट्रीट करेगा, किसी को भी स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं दिया जाएगा. सो ऑल द पीपल विल हैव द सेम लीगल राइट्स एंड यू विल बी गवर्न्ड बाय द सेम सेट ऑफ लॉज. अब आपका चाहे जो इकोनॉमिक स्टेटस हो, चाहे जो सोशल स्टेटस हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लॉ सब इंडिविजुअल्स को इक्वली ट्रीट करेगा. इस कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं इक्वालिटी बिफोर लॉ. फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि आप गरीब तबके के हैं और आपको किसी केस में जो है ट्रायल आप फेस कर रहे हैं, सो ये इंश्योर किया जाएगा कि आपको भी फेयर ट्रायल मिले और आपको भी रिप्रेजेंटेशन मिले, आपके केस को भी कोई ना कोई कोर्ट में रिप्रेजेंट करे. अगर बाकियों के पास राइट टू रिमेन साइलेंट है तो आपके पास भी राइट टू रिमेन साइलेंट होगा. सो द लॉ विल ट्रीट ऑल इंडिविजुअल्स इक्वली. दैट इज सेकेंड पॉइंट, इक्वालिटी बिफोर लॉ.
थर्ड इज प्रोटेक्शन ऑफ इंडिविजुअल राइट्स। तो रूल ऑफ लॉ ये भी इंश्योर करता है कि सबको फंडामेंटल फ्रीडम मिले, जैसे कि पर्सनल लिबर्टी, प्रॉपर्टी राइट्स, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में देख लीजिए, हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन मिला हुआ है। सो रूल ऑफ लॉ का कॉन्सेप्ट तीन चीजों से मिलकर बना है। सुप्रीमेसी ऑफ लॉ, आप सुप्रीम नहीं है, कोई इंसान सुप्रीम नहीं है, सबसे ऊपर लॉ है। सेकंड, इक्वालिटी बिफोर लॉ, हर एक इंसान जो इस देश में रह रहा है वो सेम सेट ऑफ लॉज से गवर्न होगा, उन्हें इक्वल प्रोटेक्शन मिलेगी बाय द सेम सेट ऑफ लॉज। तो चाहे आप अमीर हैं, गरीब हैं, आपके पास राइट टू फेयर हियरिंग है। दैट बिकम्स इक्वालिटी बिफोर लॉ। एंड थर्ड एंड द फाइनल पॉइंट इज, एज एन इंडिविजुअल आपको कुछ राइट्स मिलेंगे जो आप इंजॉय करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। ये तीनों पॉइंट्स याद रखेंगे, इसी के अराउंड एक क्वेश्चन फॉर्म हो सकता है। थर्ड इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो हम लोग डिस्कस करेंगे, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ नेचुरल जस्टिस। अब देखिए, नेचुरल जस्टिस का जो प्रिंसिपल है, इसको पढ़ते वक्त हमें तीन बातें याद रखनी है, बिकॉज नेचुरल जस्टिस का प्रिंसिपल इन तीनों को मिलकर पूरा होता है। पहला, लेट द अदर साइड बी हर्ड एज वेल। मोर ऑन दिस इन जस्ट अ मिनट। सेकेंड, नो वन कैन बी अ जज इन हिज और हर ओन केस। एंड फाइनली, you have to give reason for the decisions that you have made. अब हम क्या करेंगे, एक एक करके इसको अच्छे से समझेंगे। सबसे पहला कॉन्सेप्ट है द रूल ऑफ हियरिंग, विच इज ऑल्सो कॉल्ड ऑडी ऑल्ट्रम पार्टम। अब रूल ऑफ हियरिंग का क्या मतलब है? इसका लिटरल ट्रांसलेशन होता है लेट द अदर साइड बी हर्ड और हियर द अदर साइड। तो एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए आप एक स्टूडेंट हैं और आपके ऊपर ये जो है एक एक्यूजिशन है कि आपने चोरी की है या आपने चीटिंग की है एग्जाम में। अब एक तो तरीका ये होगा कि टीचर ने आके बताया इसने चीटिंग की और आपको पनिशमेंट दे दिया जाए, और एक तरीका ये होगा कि आपको ये मौका दिया जाए कि आप अपनी साइड ऑफ द स्टोरी बताएं कि आप चीटिंग नहीं कर रहे थे, ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी। तो प्रिंसिपल कोई भी डिसीजन लेने से पहले अगर आपको सुन रहे हैं तो वो आपको दे रहे हैं राइट टू फेयर हियरिंग। अब यही नेचुरल जस्टिस का पहला प्रिंसिपल है कि सबके पास राइट टू बी हर्ड होना चाहिए। कोई भी डिसीजन लिया जाए उससे पहले ये इंश्योर किया जाना चाहिए कि दोनों साइड ऑफ द स्टोरी सुनी जाए। तो एक इंसान को ये अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए कि वो अपना केस सामने रखें, रिक्वायर्ड एविडेंसेस सामने रखें और तभी कोई डिसीजन लिया जाए। सो दिस बिकम्स कॉन्सेप्ट नंबर 1, दैट इज द रूल ऑफ फेयर हियरिंग। सेकेंड एस्पेक्ट जो नेचुरल जस्टिस का एक कोर कॉम्पोनेंट है, that is the rule against bias. इसका मतलब है that no one should be a judge in their own case. अब अगेन एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए वर्क प्लेस पर एक डिस्प्यूट हो रही है और उसका फैसला एक मैनेजर को करना है। जो दो लोग इन्वॉल्व हैं उसमें से एक मैनेजर का बेटा है। अब सोच के देखिए, क्या मैनेजर सही डिसीजन ले पाएंगे? एब्सोल्युटली नॉट। तो ऐसे केस में क्या वो नेचुरल जस्टिस डिलीवर कर पाएंगे? नहीं। सो अगेन, अगर आप उस केस के पार्ट हैं, आपसे कोई जुड़ा हुआ इंसान उस केस का पार्ट है, तो आप बायस्ड होंगे। इसीलिए नोबडी शुड बी अ जज इन देयर ओन केस। रिमेंबर, इसका मतलब, इसका जो आइडिया है वो ये है कि डिसीजन मेकर्स इम्पार्शियल होने चाहिए। अगर उस केस में उनका कोई भी पर्सनल इंटरेस्ट होगा तो वो सही डिसीजन नहीं दे पाएंगे। दिस इज प्रिंसिपल नंबर 2, दैट इज द रूल अगेंस्ट बायस। याद रखिए, Principle 1, rule of fair hearing. Rule 2, the rule against bias. And finally, the rule of reasoned decisions. अब देखिए, जब आप कोई टेस्ट सीरीज देते हैं, आपकी फेवरेट टेस्ट सीरीज कौन सी होती है? जिसमें सिर्फ आपको ABCD आंसर दे दिए हो या जिसमें आपको उस आंसर का एक्सप्लेनेशन भी दिया हो। तो ऐसे ही जब भी कोई जजमेंट दिया जाए तो उसके पीछे का कारण भी समझाया जाए, तभी नेचुरल जस्टिस पूरा होता है। अगेन एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए कोर्ट ऑर्डर करता है विथ रिगार्ड्स टू एविक्शन इन अ प्रॉपर्टी डिस्प्यूट कि आपको जो है एविक्ट करना पड़ेगा। अब ये डिसीजन क्यों लिया, ये कोर्ट अपने रीजनिंग में एक्सप्लेन करेंगे कि भाई मैंने ये डिसीजन इसीलिए लिया बिकॉज ये एविडेंसेस इसके सपोर्ट में थे। अब अगर आप रीजन नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं, मतलब आप अनफेयर हैं, मतलब आप नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल को वायलेट कर रहे हैं। सो द रूल ऑफ रीजन डिसीजन क्या बोलता है कि जो भी डिसीजन लिया जाए वो एविडेंस, लॉजिक और रीजनिंग के बेसिस पर लिया जाए, ना कि इस बेसिस पे कि आप क्या सही मानते हैं, आपका पर्सनल ओपिनियन क्या है। और अगर आपने इसको रीजन के बेसिस पे लिया है तो आप इसे एक्सप्लेन कर पाएंगे।
तो डिसीजन मेकर्स अपने डिसीजन के पीछे की रीजनिंग को क्लियरली एक्सप्लेन करें ताकि जो भी पार्टीज उसमें इन्वॉल्व हैं उनको समझ में आए कि ये डिसीजन क्यों लिया गया था। इसीलिए आपने देखा होगा जब सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट अपने डिसीजंस देती है तो इट माइट रन इनटू पेजेस, क्योंकि वहां एक्सप्लेन किया जाता है कि ये डिसीजन क्यों लिया गया था। सो टू समराइज, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस तीन चीजों का तीन कॉम्पोनेंट से मिलकर बना है: द रूल ऑफ फेयर हियरिंग, द रूल अगेंस्ट बायस and the rule of reasoned decision. Next concept is constitutionalism and limited government. अब सबसे पहले समझिए constitutionalism क्या है, and to understand that पहले जानिए constitution क्या है। तो constitution is a document or a set of document जिसमें हमें वो सारे rules, वो सारे principles मिलते हैं according to which our country is governed. तो गवर्नमेंट के क्या पावर्स होंगे, गवर्नमेंट की क्या ड्यूटीज होंगी, सिटीजन्स के क्या राइट्स होंगे, ये सब हमें कॉन्स्टिट्यूशन से पता लग जाता है। But is merely having a constitution enough? No. अगर उस देश की सरकार उस संविधान के हिसाब से चल रही है, if the government of that country is working according to that constitution, then we say that in that country constitutionalism exists. So basically constitutionalism is that idea whereby the government of that country works according to the constitution. अब देखिए ऐसा हो सकता है that a country might have a constitution but the government does not function according to the constitution. मान लीजिए हमारे कोई पड़ोसी देश है, अज्यूम कर लीजिए, जहां कॉन्स्टिट्यूशन तो है लेकिन गवर्नमेंट इज नॉट वर्किंग अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, तो हम कहेंगे दैट इन दैट नेबरिंग कंट्री कॉन्स्टिट्यूशन इज देयर बट कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म इज मिसिंग. तो यस, let's say for example, if in India a law is contradicting the fundamental rights, so in that case what will happen, the Supreme Court will struck it down saying that it is not as per the constitution. So this means that every institution in the country is working according to the constitution. Please remember, इसी से related एक concept है limited government का concept. Now think about it. If the government is not bound by any rules, तो वो कौन सी government हो जाएगी? That would be an unlimited government. Basically, the government will have free passage to do anything that it wants to. It will not be working within the boundaries set up by the constitution. इसका ठीक उल्टा कॉन्सेप्ट है लिमिटेड गवर्नमेंट. एज द नेम सजेस्ट, द गवर्नमेंट हैज लिमिट टू इट्स वर्किंग, एंड ये लिमिट कौन प्लेस करता है? द लॉ ऑफ द लैंड, द कॉन्स्टिट्यूशन. सो वॉट एवर कॉन्स्टिट्यूशन परमिट्स द गवर्नमेंट टू डू, सिर्फ वही गवर्नमेंट कर पाएगी. इट विल नॉट बी एबल टू मूव बियॉन्ड द कॉन्स्टिट्यूशन. एंड सिंस इट इज लिमिटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, दिस गवर्नमेंट इज कॉल्ड एज लिमिटेड गवर्नमेंट. सोचने वाली बात यह है कि वाई वी हैव द कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिटेड गवर्नमेंट, फॉर द सिंपल रीजन ताकि गवर्नमेंट टू पावरफुल ना हो जाए, ऑटोक्रेटिक ना हो जाए. बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे वी हैव टू प्रोटेक्ट द राइट्स एंड फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल्स, एंड एन अनलिमिटेड गवर्नमेंट विल बिकम ऑटोक्रेटिक, जिससे इन टर्न क्या होगा? योर राइट्स एंड फ्रीडम विल बी हैम्पर्ड. So remember, the concept of limited government says a government that works within the limits established by the constitution. अब ये इंश्योर करने के लिए that we have a limited government, we have the concept of separation of powers, where we have legislature to make laws, executive to implement them, and judiciary to keep a check. इसे देखिए क्या हो रहा है? There is a concept of checks and balances as well. So executive is keeping a check on legislature, legislature is keeping a check on executive, judiciary is keeping a check on both, so that none of them, remember, becomes autocratic. If there would be no separation of powers, one entity will become all powerful, and that is what we are wanting to avoid. We don't want an unlimited government. So एक related prelims statement क्या हो सकता है? In limited government, the instruments of limited government are separation of powers and checks and balances, because this ensures that government work within limits. Remember, concept of constitutionalism and limited government. The final concept that we are discussing in this video today is the difference between parliamentary and presidential form of government. Again, very basic, but we often make a mistake here. While understanding parliamentary and presidential form of government, remember India is a parliamentary form of government. And for presidential, remember the example of USA. So yahi case study leke I'll be teaching you. Now, a very simple definition of parliamentary form of government is a government where the executive is responsible
और accountable to the legislature. Indian scenario imagine करिए, executive, let's say our prime minister or foreign affairs minister or defense minister sits in the legislature. He or she can be asked questions. He or she is liable to give answers. So the executive holds accountability to the legislature. If you remember this definition, that's it that you want to know in concept of parliamentary form of government. It is simply a form of government where the executive is responsible to the legislature, accountable to the legislature. Which also means, my dear students, that the difference between the executive and the legislature, the separation between the executive and the legislature is not strict. What this means is, executive is also a part of the legislature. So our council of ministers also go and sit in Lok Sabha and Rajya Sabha. So the line between executive and legislature is blur in a parliamentary form of government. So much so that the council and the PM are formed out of the legislature. हमें पूरा process पता है. We have elections. Whoever forms majority in Lok Sabha forms the government. And people from this Lok Sabha or Rajya Sabha go on to become the ministers or the prime minister. So yes, very important. The definition, parliamentary form of government, executive is accountable to the legislature. And very important, this prime minister and council actually comes from the legislature itself. Also, since इसका formation legislature से हुआ है, इसकी existence भी legislature से ही define होगी. So if there is a no confidence motion in Lok Sabha, then the council of ministers have to resign. So 3 things here. Executive is accountable to the legislature. Executive emerges out of the legislature. And since आपकी accountability legislature की प्रति है, if there is a no confidence motion, you can be removed with the passage of no confidence motion. Important, these 3 together define the concept of parliamentary form of government. Now, one by one, let us look at the key features. ये हर एक feature can be a statement in your prelims. So listen to me carefully and understand this. Feature number 1, collective responsibility. So as I told you, Prime Minister and his or her council is collectively responsible in our case to Lok Sabha. What does this mean? They are answerable. They can be asked questions. They are liable to give answers. Not only that, there can be a vote of no confidence. And if that is passed, then the entire council has to resign. Second, dual leadership. So now, in a parliamentary form of government, there would be 2 leaders. One would be the head of the state and one would be the head of the government. So in this case, your prime minister becomes head of the government and your president becomes head of the state. So India में देख लीजिए, our president is a ceremonial head, symbolic है. Nominal executive does not hold real powers. Second, we have head of the government, the prime minister, who has real authority, who is also the real executive. So yes, the second feature would be dual leadership. We'll have prime minister as the head of the government and president as the head of the state. Very important, as I told you, since you're accountable to Lok Sabha, this means that in case there is accountability loss, in case there is a no confidence motion, then in that case, you can be asked to leave as per no confidence motion. At the same time, the lower house can also be dissolved. So government's legitimacy actually depends on whether they enjoy support in Lok Sabha or not. And how is the government formed, my dear students? Through majority rule. So how do you decide who is going to be the prime minister? We have elections to Lok Sabha. Whichever party or coalition of parties wins the majority will then form the government. And leader of this majority party will become the prime minister. Finally, there's a fusion of executive and legislature. So as I told you, in a parliamentary form of government, legislature और executive के बीच में strict separation नहीं होगा, which means there would be fusion. We just discussed. This executive would become a part of legislature as well. Prime Minister and cabinet is executive also. When they go and sit in the legislature, they are members of parliament also. So legislature and executive actually work very closely to each other. We do not believe in parliamentary form of government in strict separation of powers.
So all of these pointers can actually become separate statements. So in parliamentary form of government, collective responsibility is maintained, or fusion of executive and legislature is a primary feature of parliamentary form of government. If you know the concept, you'll be able to answer. Now what about presidential form of government? Now here, listen to me carefully and think of USA as an example. So in a presidential form of government, the executive and the legislature will be strictly separate from each other. Unlike parliamentary form of government, where the executive is responsible to legislature. Now remember, here the president holds no accountability to the legislature. So that means executive works separately and legislature works separately. There's no concept of accountability to the legislature. The president is directly elected, so the president is directly responsible or accountable to the people, not to the legislature. Let us look at some of the key features of presidential form of government. First thing first, as I told you, there is strict separation of powers. Unlike parliamentary form of government, where there is fusion of powers. So when I say strict separation, executive, legislature, and judiciary will be functioning separately. The legislature will not interfere in the working of the executive. The executive will not interfere in the working of the legislature. Unlike in India, where the executive is responsible to legislature. Then the president will come for a fixed tenure, 4 years or 5 years. In case of USA, it is 4 years. And if you have to remove this president, then you will need a process of impeachment. Unlike us, where the Council of Ministers, headed by the Prime Minister, actually depend on whether they enjoy majority in Lok Sabha or not. So they can be removed in case a motion of no confidence is passed. This will not happen here. Here we'll need a formal process of impeachment. Then here in the presidential system, the president will be directly elected. We have already discussed this. Unlike in parliamentary form, where the prime minister is the one who of the party who has enjoyed majority in Lok Sabha. So yes, this is the primary reason, and इसको आप logic से समझिए. Since the president is elected directly, therefore the president holds a mandate which is separate from the legislature. तो legislature अलग तरीके से चुनकर आ रहा है. The president is being elected in a different manner. Therefore, the president is not accountable to the legislature. And also, we just discussed no accountability to legislature. ये point इस point से connected है. Since it is direct election, you're not accountable to parliament, you're not accountable to the legislature because you're not elected or you're not formed due to holding majority in legislature. And finally here, the president is the head of the state also and the president is the head of the government also. Unlike parliamentary, where head of the state is different and head of the government is different. Since it is presidential form of government, here the president is very powerful. Very powerful. He is actually the decision maker. He is the one who holds enormous powers. Think of USA's president and you will understand this better. So if we sum it up, what is the difference between parliamentary and presidential form of government? Remember the concept of responsibility and accountability. Remember the concept of dual heads. And remember the concept of fusion of powers versus separation of powers, and you'll be able to answer any question from this particular topic. So understand this, my dear students, with concepts you have to be very sure of what are the principles attached, because these principles then form a statement in your question. तो आपने सारे कॉन्सेप्ट समझ लिए हैं. इस वीडियो के साथ हम लोग एक प्रैक्टिस शीट अटैच कर रहे हैं जहां इन कॉन्सेप्ट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं जिन्हें आप प्रैक्टिस करके देखिए and let us know what is your score. Take care.